हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण, जो कि इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार को देख लिया अच्छे से। आज के वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसे कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण सबसे पहले किसे कहा जाता है उसे देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें जितने भी आपको यौगिक दिखाई देते हैं उनको हम अणुसूत्र के रूप में या प्रतीक के रूप में लिख देते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कार्बन ऑक्सीजन, एरो बनाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे सिंबल के रूप में लिखिए, कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O2 से और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। तो ये हमारा पूरा बन गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये बन गया रासायनिक समीकरण। ओके, आगे देखते हैं। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। तो ठीक है, वही बात है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है, बहुत अच्छी पॉइंट है, आपको याद रखना है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान से बाईं तरफ लिखा जाता है। इन्हें क्रियाकारक या विकारक कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, ऐसे तो तीर के बाईं तरफ जो रहेगा उसे बोलते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स आर। ठीक है, और जो दाईं तरफ होगा उसे बोला जाता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो अगले पॉइंट में इसे क्लियर करते हैं। तीर के निशान के दाईं तरफ उत्पाद अर्थात अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को लिखा जाता है। ओके, तो लेफ्ट साइड में आप क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, और राइट साइड में लिखेंगे उत्पाद को। ओके, चलिए आगे है। तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा बताता है, यानी जो ये तीर का निशान है ये बताता है कि भाई ये रिएक्टेंट्स है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। इसकी दिशा को बताता है। नेक्स्ट है आगे, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण कैसे लिखा जाता है इसको देखते हैं। रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक को लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, तत्पश्चात उत्पाद लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम अभिकारक को लिखेंगे, फिर इसके बाद तीर लगा देंगे, तीर लगाने के बाद हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट को लिखेंगे। इस पॉइंट का मतलब यही है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा है, कह रहा है क्रियाकारक और उत्पाद में क्रियाकारक और उत्पाद संख्या में एक से अधिक होने पर उनके बीच धन चिन्ह लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर अभिकारक हो, ठीक है, अगर 2 अभिकारक आ गए यानी रिएक्टेंट्स 2 आ गए तो इनके बीच में प्लस लगाइए। उसी तरह आपका प्रोडक्ट भी 2 अगर मिलते हैं तो इनके बीच में भी आप प्लस चिन्ह का प्रयोग करिए, यानी एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता और न ही क्षय होता, अतः तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर जो अभिक्रिया हो रही है उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे चौथा पॉइंट देखते हैं। दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर समीकरण को संतुलित करना चाहिए, किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिएक्टेंट्स यानी प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट यानी उत्पाद, दोनों के परमाणु अगर कम या ज़्यादा हैं तो उन्हें हम घटा बढ़ा करके बराबर कर लेंगे। ओके, देखिए इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बहुत सारा नियम दिया है, लेकिन ये कोई काम का चीज़ नहीं, हम आपको बता देते हैं क्या करना है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण को यदि बात आएगी संतुलित करने की, ठीक है, तो आप क्या करिएगा मैं बता रहा हूँ।
इस सब पॉइंट को छोड़िए, आप इसे इग्नोर करते जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, इधर समझिए। सबसे पहले कोई भी समीकरण है उसमें आप देखिए कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। ओके, प्रोडक्ट। इसमें आपको देखना है कि सबसे कम परमाणु किसका यूज हुआ। जैसे मान लीजिए कोई भी हम ले लेते हैं, मान लो कि CH4 ले लिए प्लस O2 ले लिए। यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, चलिए हम लिख देते हैं CO2 प्लस H2O हमने लिख दिया। ओके, अब इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। अब समझिए, अब इसमें जो तत्व कम बार यूज हुआ है सबसे पहले उससे बैलेंस करिए, इसके बाद जो ज़्यादा यूज हुआ है उसको करिएगा। इसमें देखिए कार्बन एक जगह यहाँ पर है, एक जगह यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को कर लीजिए, या फिर ऑक्सीजन देखिए दो जगह है तो इसको छोड़िए, हाइड्रोजन को कर लीजिए। अगर हाइड्रोजन को आप करते हैं, मान दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यानी दो बार यूज हुआ है। तो अब किसी को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि कार्बन यानी जिस भी तत्व का परमाणु कम यूज हुआ हो, कम जगह उसका यूज हुआ है, तो उसको आप बैलेंस करिए। तो यहाँ देखिए, अगर देखा जाए तो कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, तो दोनों तो सेम है, तो इसमें कुछ करना नहीं। दूसरा देखना है हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो अब सूत्र में कोई बदलाव मत करिएगा, इसके आगे लगा दीजिए 2, तो 4 हाइड्रोजन हो गया 4। जैसे ही 4 हाइड्रोजन किए तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, 2 से 4, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी CH4 प्लस 2O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O हो जाएगा। इस तरह से बैलेंस, आगे हम अलग से वीडियो बना देंगे, रासायनिक समीकरण संतुलित करने के बहुत सारे उदाहरण ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कुछ दिया है समीकरण वगैरह, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, काम वाली चीज़ें संतुलित हो जाएगा। अब आगे पॉइंट देखिए, छठवां पॉइंट, समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को बताने हेतु उनके साथ ही कोष्टक में ठोस के लिए यस लगा दीजिए, द्रव के लिए यल लगा दीजिए और गैस के लिए जी लिख दीजिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, कार्बन है ठोस तो सॉलिड लिख दिया गया, ऑक्सीजन है गैस तो जी लिख दिया गया, CO2 गैस है तो जी लिख दिया गया। ऐसे आप लिख देंगे तो और अट्रैक्टिव रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकारक और उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो AQ लगा देंगे, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ है जो जलीय विलयन यानी उसमें जल मिला हुआ है तो AQ कोष्टक में लिख देंगे। जैसे कि CaOH का ट्वाइस यहाँ पे है, जलीय AQ लिख दिया गया। ओके, नेक्स्ट है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान ये वाला लगा देंगे ऐसे, यानी दोनों तरफ यदि होगी अभिक्रिया तो ये लगा देंगे। नेक्स्ट है, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। यानी मान लीजिए हमें इस अभिक्रिया के ऊपर मान लो दिखाना है कि 300 डिग्री पर हो रहा है तो इसके ऊपर लिख दीजिए। मान लो 200 वायुमंडल दाब पर हो रहा है तो तीर के ऊपर आप लिख दीजिए 200 वायुमंडल ATM लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे आगे देख लेते हैं हम, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए उत्पाद के साथ क्रमशः प्लस चिन्ह और ऋण चिन्ह लगा देंगे। आप ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी इससे पहले वाले वीडियो में देख ही लिए हैं। ओके, आगे चलते हैं। अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। यदि उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया है तो तीर के ऊपर आप लिख देंगे। उत्प्रेरक का मतलब जो अभिक्रिया के वेग को घटाए या बढ़ाए, बस आप इसको इतना ही समझिए, ज़्यादा नहीं। आगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, यानी रासायनिक समीकरण की क्या विशेषता है उसे देख लेते हैं। क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी यथा अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती है। यानी कहने का मतलब इसका है कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में सारी जानकारी मिलती, कि इसमें अणु की संख्या कितना है, इनका द्रव्यमान कितना है। ओके, पदार्थों के भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, यानी पदार्थ के जो भौतिक अवस्था है, ठोस है, द्रव है, गैस है, उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियों यथा ताप दाब उत्प्रेरक आदि के बारे में पता चलता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी परिस्थिति, यानी ताप कितना यूज किया गया है, दाब कितना, इसमें कौन सा उत्प्रेरक का यूज किया गया, ये सब की जानकारी हमें मिल जाती है। ओके, आगे है
समीकरण से अवक्रिया ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी स्पष्ट हो जाता है। यानी समीकरण अगर लिखा रहेगा तो हम देख के बता सकते हैं कि अवक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, यानी उसमें उसे ऊष्मा निकल रहा है कि आवश्यकता पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। रासायनिक समीकरण की उत्क्रमणिका को भी जानकारी देता है कि रासायनिक समीकरण एक दिशा में होगा या दो दिशा में होगा। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की एक संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। रासायनिक समीकरण से ये फायदा होता है कि भाई कोई भी अभिक्रिया होती है उसके शॉर्टकट में हम जान जाते हैं, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण से संबंधित यही सारी चीज़ें थी। ठीक है, थोड़ा सा इसकी सीमाएं देख लेते हैं हम। रासायनिक समीकरण की सीमाएं, ये अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देती है कि अब क्रिया कब पूर्ण होगी कब नहीं होगी, इसकी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, इससे क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं होता है। इससे हम यह नहीं जान सकते कि अभिकारक की कितनी मात्रा है, ठीक है, यानी उसकी सांद्रता कितनी है और उत्पाद की सांद्रता कितनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही हम जाने कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसमें डिटेल में हम नहीं समझे कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, हमने मेन फोकस था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, इसकी विशेषता क्या होती है और इसके सीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।